हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 34 से 38 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 34 टू 38 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 40 टू 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये टॉपिक रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट की बात करता है कि कब कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट रेलेवेंट होगा। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए है। यूपी जुडिशरी में 1999 और 2018 में पूछा गया है, एपीओ में भी पूछा जाता है, तो प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है उस जजमेंट्स की, ऑर्डर की, डिक्री की जो बार कर रहे हैं, मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं कोर्ट को दोबारा उसी चीज़ पर जिस पर वो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर आया है उसका संज्ञान लेने से या फिर उसका ट्रायल करने से। तो मतलब कोई एक मैटर, कोई एक इशू जो एक बार डिसाइड हो चुका है, उस पर जजमेंट आ चुका है, उस पर डिक्री आ चुकी है, उस पर ऑर्डर आ चुका है, उसका दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा। और उस ट्रायल को या फिर उस सूट को रोकने के लिए जो पुराना जजमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात करी गई है। तो इससे मिलता जुलता सेक्शन आप कहाँ पाएंगे? तो आप सीपीसी में सेक्शन नंबर 11 देखेंगे जो बात करता है रेस जुडिकाटा की। उसमें भी यही बताया गया है कि सिविल कोर्ट क्या नहीं करेगा, दोबारा से ट्रायल नहीं करेगा उन इश्यूज़ का जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुके हैं और सेम पार्टीज़ के बीच में ही डिसाइड हुआ था। तो दोबारा से उसी मुद्दे को उसी पार्टीज़ के बीच में दोबारा से डिसाइड नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोर्ट का समय है वो वेस्ट ना हो, बार बार वो एक ही मुद्दे पर ट्रायल ना करते रहे, पार्टीज़ का हरासमेंट ना हो, एक्सपेंसेस के वेस्ट ना हो, एक्सपेंसेस वेस्ट ना किया जाए। तो इन सब कारणों की वजह से ये प्रोविज़न बनाया गया है। अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में भी सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 300, जो अब करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 337 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। उसमें भी यही बोला गया है कि कोई पर्सन है जिसे कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा एक बार एक्विट कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है या फिर कन्विक्ट कर दिया गया है, सज़ा दे दी गई है, तो फिर उसे उसी अपराध के लिए दोबारा से उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो इसी चीज़ पे बेस है आपका ये जो प्रोविज़न है कि कब पुराना जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर आगे रेलेवेंट हो जाएगा। फॉर दी पर्पस ऑफ रेलेवेंसी दो तरीके के जजमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन पर्सोनम वो जजमेंट्स हैं जो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। दो पार्टीज़ हैं, एक होगा प्लेंटिफ, दूसरा डिफेंडेंट, और वो जो जजमेंट आएगा वो सिर्फ उन दो पार्टी को ही बाइंड कर रहा होगा, उसको कहेंगे जजमेंट इन पर्सोनम। और जजमेंट इन रेम क्या है? तो जजमेंट इन रेम वो जजमेंट है जिससे किसी का लीगल कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है और वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। मतलब वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग तो है ही कि जो कोर्ट ने किसी का लीगल कैरेक्टर डिसाइड करा वो पार्टीज़ के अगेंस्ट तो बाइंड है ही, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट भी उस पर्सन का वो लीगल कैरेक्टर प्रोटेक्टेड है, दूसरों के ऊपर भी बाइंडिंग है। तो वो जजमेंट इन रेम हो जाएगा। सेक्शन 34 जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 40 का ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये जजमेंट इन पर्सोनम की बात करता है। और जजमेंट इन रेम सेक्शन 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 41 का, ये जजमेंट इन रेम की बात करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बेयर एक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं। सेक्शन 34 प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल। तो यहाँ पे बात करी पुराना जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट है बार करने के लिए, रोकने के लिए सेकंड सूट को, दूसरे सूट को या फिर दूसरे ट्रायल को। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट
order or decree which by law prevent any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or hold such trial. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई प्रीवियस जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री जो एग्जिस्टेंस में है वो बार कर रहा है, कोर्ट को रोक रहा है कॉग्निजेंस लेने से, संज्ञान लेने से सूट का या फिर ट्रायल को होल्ड करने का। सूट यूज्ड हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सिविल सूट है, ट्रायल क्रिमिनल पर्पस के लिए है। तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी जजमेंट है, कोई भी डिग्री है और कोई ऑर्डर आया हुआ है कोर्ट के द्वारा पहले कभी, और उसी मुद्दे को अब दोबारा से कोर्ट में उठाया जा रहा है। तो जो पुराना जजमेंट था, ऑर्डर था, डिग्री था, वो रोक देगा, क्या रोक देगा, दोबारा से उसी मुद्दे पर ट्रायल या फिर सूट की प्रोसीडिंग करने के लिए। और वो जो जजमेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका होना, उस जजमेंट का, उस जजमेंट ऑर्डर और डिग्री का होना ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। और कब ये रेलेवेंट होगा, जब क्वेश्चन उठेगा कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए ऐसे सूट का या फिर ऐसे ट्रायल का, तो वो पुराना जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा ये बताने के लिए कि हाँ पहले ऐसा इसी मुद्दे पे जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री आ चुका है और ये बार कर रहा है, अब दोबारा इसी मुद्दे पे नहीं ट्रायल किया जाएगा, दोबारा इसी इशू पर नहीं ट्रायल किया जाएगा, रोक रहा है। आई होप आपको सेक्शन 34 क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 34 बात कर रहा है यहाँ पे जजमेंट इन पर्सोनम की। सेक्शन 35 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट इन प्रोबेट एसेक्ट्रा ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 बात करता है अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोई फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री दिया गया है, कैसे कोर्ट के द्वारा दिया गया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया है, कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया है। कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होगा, कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल क्या होगा, तो ऐसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं उस मैटर के ऊपर जिस मैटर पे उन्होंने कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री पास किया है, तो ऐसे कोर्ट को हम कॉम्पिटेंट कोर्ट कहते हैं। A final judgment or order or decree of a competent court or tribunal in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, which confer upon or take away from any person any legal character, or which declare any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character or the title of such person to such thing is relevant। तो बोला जा रहा है कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है और उसने किसी पर्सन पर कोई लीगल कैरेक्टर कन्फर किया या फिर उसे ले लिया या फिर उस पर्सन को बताया कि ये पर्सन इंटाइटल है किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए, तो जो ऐसा जजमेंट होगा ना वो रेलेवेंट होगा। और वो रेलेवेंट सिर्फ जिस पर्सन के अगेंस्ट आया है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आया है ना, वो सिर्फ उसके अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होगा बट एब्सोल्यूटली होगा, सबके अगेंस्ट रेलेवेंट होगा। मतलब यहाँ पे जजमेंट इन रेम की बात हो रही है। कब होगा, जब क्वेश्चन उठेगा क्या ऐसा लीगल कैरेक्टर, टाइटल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो बताया जाएगा कि हाँ कोर्ट ने ऐसा लीगल कैरेक्टर इस पर्सन पे कन्फर किया हुआ है, और वो जो किया हुआ हो जाएगा ना जजमेंट, वो रेलेवेंट हो जाएगा वो बात बताने के लिए लीगल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जजमेंट पास हो रहा है इस सेक्शन के अंदर? पहला है प्रोबेट। प्रोबेट ज्यूरिसडिक्शन वो कोर्ट है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं किसी विल को लेकर, वसीयत को लेकर कि जेन्युइन है नहीं है, या फिर किसी पर्सन को लेटर ऑफ प्रोबेट ग्रांट करते हैं जिससे वो जो मरे हुए व्यक्ति की वसीयत है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये भी एक तरीके का लीगल कैरेक्टर है कि जिस पर्सन को वो लेटर ऑफ प्रोबेट ग्रांट करा गया वो उसके ऊपर एक लीगल कैरेक्टर कन्फर किया गया या फिर बताया गया कि ये विल जेन्युइन है। तो
ऐसे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर आ रहा है वो रेलेवेंट हो जाएगा। फिर मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, तो मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन में आपके वो मैटर आ जाते हैं जो आपके मैरिज से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई पर्सन है जो लीगली मैरिड है, या फिर उसकी मैरिड वॉइड है, या फिर वो स्पेशल मैरिज के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उसकी शादी हुई है, या फिर अब उसका डिवोर्स हो गया है, अब वो सिंगल है तो अब वो दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसा लीगल राइट, ऐसा लीगल कैरेक्टर हो गया। फिर है एडमिलैरिटी ज्यूरिसडिक्शन। एडमिलैरिटी ज्यूरिसडिक्शन बात करता है उन डिस्प्यूट की जो कि वॉर क्राइम से आते हैं। नॉटिकल माइल से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट हो गया, मैरी टाइम से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई वॉर हुई, वॉर में कोई शिप था, तो वो एक डिस्प्यूट हुआ कि दो कंट्रीज़ जिनके बीच में वॉर हुई थी वो कह रहे ये शिप मेरा है, दूसरा कह रहा है नहीं ये शिप मेरा है। तो वो डिस्प्यूट जो डिसाइड हुआ वो भी किसी राइट को कन्फर किया गया, स्पेसिफिक थिंग के लिए एंटाइटल करा गया किसी कंट्री को, जब वो डिसाइड किया गया कि हाँ ये जो शिप है ये एक फला कंट्री से बिलोंग करता है, तो उस फला कंट्री के ऊपर वो एंटाइटल हो गया ना शिप के लिए। तो जब ये क्वेश्चन उठेगा, अगर उठता है ऐसा क्वेश्चन कि शिप के लिए कौन एंटाइटल है, तो वो ज्यूरिसडिक्शन, एडमिलैरिटी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो डिसीजन दिया गया था वो रेलेवेंट हो जाएगा। और वो सिर्फ दूसरी कंट्री के अगेंस्ट नहीं होगा कि जिसको राइट नहीं दिया गया और जिसके फेवर में दिया गया बस उसी के अगेंस्ट है, नहीं। यहाँ पे क्या है, बाकी सारी दुनिया के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वो पर्सन, वो कंट्री जिसको शिप के लिए हकदार बताया गया, वो सारी कंट्री के अगेंस्ट उसका डिसीजन हो जाएगा जो कोर्ट ने दिया। और उसके बाद है इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन, तो जो दिवालिया घोषित करते हैं, तो अगर किसी इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी पर्सन को ऐसा डिक्लेयर किया गया है तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। सिर्फ दूसरी पार्टी के अगेंस्ट नहीं होगा, सबके अगेंस्ट हो जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा हाँ ये पर्सन दिवालिया है या फिर नहीं है। तो सेक्शन 35 आपके ऐसे जजमेंट्स की बात करता है। और ऐसे जजमेंट कब रेलेवेंट हो जाते हैं, कब सुसंगत हो जाते हैं, जब दोबारा से कभी ये मुद्दा उठता है तो हाँ ऐसा पुराना कोई जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री था जो इसी मैटर से जुड़ा हुआ था, तो वो दिखाया जा सकता है, वो रेलेवेंट हो जाएगा और वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा उस बात का कि हाँ ऑलरेडी ये कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है। ये सारे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जजमेंट जब दिया जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो उस बात का जिससे रिलेटेड टॉपिक था, जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट था, उसका कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। अब सब सेक्शन 2 बहुत इजी है, वो यही बात कर रहा है कि कब से ऑपरेटिव होगा, तो जब से कोई अगर लीगल कैरेक्टर कन्फर किया गया है किसी पर्सन पर, तो जब से वो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑपरेशन में आएगा तब से वो ऑपरेटिव हो जाएगा वो लीगल कैरेक्टर, या फिर जब से डिक्लेयर किया गया है तब से हो जाएगा। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।